Hi guys, welcome to my channel. I am Tisha Vidodi. Today I will teach you class 10th social studies. आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th की जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम अपने चैप्टर का मीनिंग जान लेते हैं। व्हाट इज रिसोर्सेज? रिसोर्सेज क्या है? जो चीज़ें हमारे लिए यूजफुल होती है, जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती है, उसे रिसोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन भी एक रिसोर्स है। मोबाइल फ़ोन अभी आप सभी के पास होगा। मोबाइल फ़ोन की आपको वीडियोस देखने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए ज़रूरत है। सो मोबाइल फ़ोन इज ऑल्सो अ रिसोर्स। चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में हम पढ़ेंगे इन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Resources. Resources are everything in our environment which can be used to satisfy our needs provided they are technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जो चीज़ें हमारे लिए यूजफुल होती है, जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिसोर्स। इस चैप्टर में हमने रिसोर्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पर इसमें टू टाइप्स ऑफ रिसोर्स है। फर्स्ट बायोटिक रिसोर्स, सेकंड एबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। एग्जाम्पल ह्यूमंस, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइव स्टॉक एटसेट्रा। बायोटिक रिसोर्स वो होते हैं जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जिनके पास लाइफ होती है, जो जिंदा होते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमंस, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइव स्टॉक एटसेट्रा। एबायोटिक रिसोर्स वो होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जिनके पास लाइफ नहीं होती, दे हैव नो लाइफ। एग्जाम्पल रॉक्स, मिनरल्स एटसेट्रा। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अब हम रिसोर्स को उनकी एग्जॉस्टिबिलिटी पर पढ़ेंगे, यानी कि वो रिसोर्स जो कभी खत्म होते हैं या नहीं होते। इसमें हमारे पास टू टाइप्स ऑफ रिसोर्स है। फर्स्ट रिन्यूएबल रिसोर्स, सेकंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स which can be renewed or reproduced by physical, mechanical or chemical process. Example solar and wind energy, forest, water, etc. रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, जो रिप्रोड्यूस होते रहते हैं। एग्जाम्पल सोलर, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, वाटर एटसेट्रा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स which takes millions of years in their formation, they may exhaust on excessive use. Example coal, fossil fuel, petrol, etc. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो कभी ना कभी खत्म हो जाते हैं। एग्जाम्पल कोल, पेट्रोल एटसेट्रा। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि वो रिसोर्स किसका है। इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स विच आर ओन्ड प्राइवेटली बाय एन इंडिविजुअल। एग्जाम्पल लैंड बाय अ फार्मर, कार, बुक्स एटसेट्रा। इंडिविजुअल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो सिर्फ किसी एक पर्सन का होता है। एग्जाम्पल कार, बुक्स एटसेट्रा। कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स विच आर एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी। एग्जाम्पल टेम्पल, पब्लिक पार्क एटसेट्रा। कम्युनिटी रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो पूरी कम्युनिटी के मेंबर्स का होता है। एग्जाम्पल टेम्पल, पब्लिक पार्क एटसेट्रा। नेशनल रिसोर्स। National resource, technically all the resource available in the country are national resource. Example forest, wildlife, land division. National resource वो resource होते हैं जो सिर्फ एक country का होता है। Example forest, land division, road etc. International resource. International resource which are regulated by international organization. These resources does not belong to any one individual country. इंटरनेशनल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो पूरे वर्ल्ड का होता है, जो किसी एक कंट्री का नहीं होता। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेसिस पर भी हमने रिसोर्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है पोटेंशियल रिसोर्स।
Potential resource which are found in a region which have potential to satisfy human needs, but their utilization has not been started because technology is expensive. Example, Gujarat and Rajasthan have potential for solar and wind energy. पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो हमें अभी मिल तो गए हैं लेकिन हम इन्हें यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें यूज करना बहुत एक्सपेंसिव होगा, बहुत महंगा पड़ेगा। एग्जाम्पल, गुजरात और राजस्थान। गुजरात और राजस्थान से हम सोलर और विंड एनर्जी लेके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर रहे क्योंकि इसके लिए करोड़ों रुपए का खर्चा आएगा। इसलिए आज भी हम कोयला जला के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। Second are developed resource. Developed resource which are surveyed and their quality and quantity is determined for utilization. They are currently used by humans. डेवलप्ड रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिन्हें हम अभी यूज कर रहे हैं, जिनके बारे में हमें बेसिकली सब कुछ पता होता है। थर्ड है स्टॉक रिसोर्स। स्टॉक रिसोर्स विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट देयर इज नो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दैम। स्टॉक रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिन्हें हम यूज तो कर सकते हैं लेकिन उनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है कि इन्हें कैसे यूज करना है। फोर्थ है रिजर्व रिसोर्स। रिजर्व रिसोर्स विच कैन बी यूटिलाइज्ड with help of existing technology but are kept for future requirement। रिजर्व रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिन्हें हम फ्यूचर के लिए सेव करके रखते हैं, जैसे कि इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने बहुत सारा पेट्रोल सेव करके रख रखा है। फ्यूचर में कोई वॉर हो जाए तो पेट्रोल की सप्लाई बंद हो जाएगी, इसलिए इंडियन आर्मी ने अपने टैंक चलाने के लिए, प्लेन्स के लिए पेट्रोल सेव करके रख रखा है। नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग क्यों बनाई जाती है? रिसोर्स प्लानिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वजह से बनाई जाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स हमें चीज़ों को लिमिट में यूज़ करना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उन्हें यूज़ कर सके। चीज़ों को लिमिट में यूज़ करने के लिए हमें एक प्लान की ज़रूरत पड़ेगी कि चीज़ों को लिमिट में कब, कैसे और कितना यूज़ करना है। इसे कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग। अब हम पढ़ेंगे इंडिया की रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। फर्स्ट स्टेप है identification of resources across the regions of the country. It involves surveying, mapping, quantitative and qualitative estimation and measurement of the resource। फर्स्ट स्टेप में गवर्नमेंट पता लगाएगी कि हमारे पास कौन सा रिसोर्स कहाँ पर है और कितनी क्वांटिटी में है। जैसे कि कोल। कोल हमारे पास छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर करोड़ों टन कोल है। सेकेंड स्टेप, planning a structure with appropriate technology, skill and institutional setup for implementation of resource development in India। सेकेंड स्टेप में गवर्नमेंट प्लान करेगी कि उस रिसोर्स को यूज करने का बेस्ट और एफिशिएंट मेथड कौन सा है और इसके लिए क्या सामान चाहिए और कैसे लोगों की जरूरत पड़ेगी। थर्ड स्टेप है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान्स। थर्ड स्टेप में गवर्नमेंट प्लान करती है कि हमें कितना रिसोर्स यूज करना है और कितना फ्यूचर के लिए सेव करना है। नेक्स्ट है लैंड डिग्रेडेशन। द डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ लैंड ड्यू टू ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज विच मेक्स इट अनफिट फॉर कल्टीवेशन इज नोन एज लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन मतलब है यानी कि वो लैंड जहाँ पर हम खेती बाड़ी करते हैं वो धीरे धीरे खराब होता जा रहा है, जिससे कि खेती बाड़ी करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसके कॉजेस है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग मतलब जो गाय, बकरी वगैरह है ये एक ही एरिया पर घास खाती रहती है, जिससे कि घास खत्म हो जाती है। इसकी वजह से लैंड पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। सेकंड है ओवर इरिगेशन, यानी कि ज्यादा पानी देने से भी लैंड खराब होती है। वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज कॉजेस लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन। लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज है ओवर ग्रेजिंग, यानी कि जो गाय, बकरी वगैरह है वो एक ही एरिया पर घास खाती रहती है, जिससे कि सारी घास खत्म हो जाती है, जिससे कि लैंड पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है।
सेकंड है ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन मतलब कि जमीन को ज्यादा पानी देना। जमीन को ज्यादा पानी देने से वहां पानी इकट्ठा हो जाता है, जो जमीन को दलदला बना देता है। थर्ड है इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो इंडस्ट्री वगैरह है वो अपना वेस्ट सारा ऐसे ही फैला देते हैं, जिससे वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन हो जाता है, जिससे कि लैंड बेकार हो जाती है। फोर्थ है माइनिंग। जैसे कि कोल, कोल को जलाया जाता है, जिससे कि आसपास की लैंड खराब हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन और लैंड डिग्रेडेशन कुछ कुछ सेम ही है। सॉइल इरोजन, द डेनोडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब है जो सॉइल की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसका गायब हो जाना, इसे कहते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मेन रीजन है विंड एंड वाटर, हवा और पानी। जब पानी बहता है तो वो सॉइल को बहा कर ले जाता है, और जब हवा चलती है तो वो सॉइल को उड़ा कर ले जाती है। इसके कुछ अदर रीजंस भी है, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और रॉन्ग फार्मिंग मेथड, गलत तरीके से खेती करना। अभी हमने सॉइल इरोजन के कुछ कॉजेज पढ़े थे, अब हम सॉइल इरोजन के कुछ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सॉइल इरोजन का फर्स्ट सॉल्यूशन है हमें खेती अच्छे तरीके से करनी चाहिए। जब हम खेत जोतते हैं तो उसे हमें पानी की फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में जोतना चाहिए। सेकंड सॉल्यूशन है एफॉरेस्टेशन, हमें पेड़ पौधे उगाने चाहिए। थर्ड सॉल्यूशन है टेरेस फार्मिंग, हमें पहाड़ों पर टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए। फोर्थ सॉल्यूशन है हमें घास उगानी चाहिए, जिससे कि हवा का फ्लो कम हो। अब हम चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल। इसमें हम सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल इंडिया में सबसे ज्यादा जगहों पर प्रेजेंट होती है। एलुवियल सॉइल ने इंडिया के नॉर्थन पार्ट को कवर कर रखा है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान। एलुवियल सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, इस पर खेती करना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। एलुवियल सॉइल को हमने उसकी एज पर 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है बंगार, सेकंड खादर। बंगार जो होती है वो बहुत ज्यादा पुरानी होती है, इसमें कंकर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है और ये लेस फर्टाइल होती है। खादर जो होती है वो बिल्कुल न्यू होती है, इसमें कंकर बहुत कम क्वांटिटी में होती है और ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, मोर फर्टाइल। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कॉटन उगाने के लिए बेस्ट होती है, ये अपने अंदर मॉइस्चर स्टोर करके रखती है। ये द नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू, प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र एंड मालवा प्लेट्यू पर मिलती है। नेक्स्ट है रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल जहाँ पर बारिश कम होती है, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स होती है, वहां पर मिलती है। और साउथर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। रेड एंड येलो सॉइल साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को कवर करके रखती है। नेक्स्ट है एरिड सॉइल, रेंजेस फ्रॉम रेड एंड ब्राउन इन कलर, ये रेड और ब्राउन कलर की होती है। सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलिन इन नेचर, ये बहुत ज्यादा रेतीली होती है और इसका टेस्ट बहुत सॉल्टी होता है। फॉर्म्स ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर एंड लेक्स इन ह्यूमस एंड मॉइस्चर, ये ड्राई एरिया पर मिलती है जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है। इसमें ह्यूमस और मॉइस्चर बहुत कम होते हैं, जिससे कि हमें खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ये राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में सबसे ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट सॉइल, फाउंड इन हिली रीजन वेयर देयर इन सुफिशियंट रेनफॉल, ये पहाड़ी जगहों पर मिलती है जहाँ पर रेनफॉल ठीक ठाक होता है। फर्टाइल, लोमी एंड सिल्टी, ये फर्टाइल होती है, लोमी होती है और सिल्टी होती है। इन एरियाज कवर्ड विद स्नो सॉइल एक्सपीरियंस डेनोडेशन बिकम्स लेस फर्टाइल एंड एसिडिक, जब वहां पर स्नोफॉल होता है तो ये कम फर्टाइल हो जाती है और एसिडिक भी हो जाती है। लास्ट सॉइल है लेटराइट सॉइल, इन द एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर, ये उस जगह पर मिलती है जहां पर रेनफॉल हाई होता है और जिस जगह का टेम्परेचर हाई होता है। ह्यूमस कंटेंट इज लो एज बैक्टीरिया डाई इन हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की वजह से बैक्टीरिया मर जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें ह्यूमस कम होता है। सुइटेबल फॉर कल्टीवेशन विद एडिक्वेट डोजेज ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, इसमें मैन्यूर और फर्टिलाइजर अच्छे से की जाए तो ये कल्टीवेशन के लिए बहुत सुइटेबल होती है। फाउंड इन कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, एमपी, हिली रीजन ऑफ उड़ीसा एंड आसाम, ये मेनली कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, एमपी और उड़ीसा के पहाड़ी इलाकों में मिलती है। यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी, इसमें टी और कॉफी का
प्लांटेशन बहुत अच्छा होता है। विद दिस वी कंप्लीटेड फुल ऑफ चैप्टर। आपको इस चैप्टर के नोट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मिल जाएंगे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी कर दूंगी एंड आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो कैसी लगी। लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।